नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेराइट्स में। पहले तो एक अच्छी खबर कि आप सबको पता है कि हमारा जो ये चैनल है बियॉन्ड बेराइट्स फैमिली है वो अब 1000 सदस्यों का परिवार बन चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई हो। तो आज जो कि हमारी नॉर्मल सीरीज़ चल रही थी यूपीएपीओ की, उसके अंदर हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। बीच में कुछ दिन लेक्चर्स इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि कई बच्चों का कहना था कि सर पहले नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो नोट्स से वो जल्दी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो अब फाइनली हमारे सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक के चाहिए, किसी भी माइनर एक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं और नोट्स आपको मिल जाएँगे। बेयर मिनिमम प्राइस है, आपको मालूम ही है। आप जो भी आपको चाहिए, बंडल अगर आप पूरा लेंगे तो वो 499 के अंदर आपको बंडल मिल जाएगा। प्लस अगर आपको हिंदी का जो ग्रामर वाला पार्ट है, तत्व तत्सम पर्यायवाची, ये प्लस जितने भी मेजर एक्ट्स हैं, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, पुलिस एक्ट प्लस रेगुलेशन, इन सब का प्रीवियस ईयर बेसिस पे एनालिसिस कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन-कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किस तरीके से आ रहा है। अगर ये सारी एनालिसिस विद हिंदी के नोट्स और ये माइनर एड्स के नोट्स चाहिए, तो ये पूरा बंडल आपको पड़ जाएगा 999 में। हालाँकि इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग 499 है, बट पेपर तक आपको ये 999 में अवेलेबल हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है कि आपको इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना ये इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, पेपर सर पे है, जल्दी से जल्दी वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखिए, 2x पे देखिए, नोट से पढ़िए और जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करिए और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो जैसे कि हमारी प्रथा है, कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ एक गाँव है, गाँव का नाम है, सपोज़ रामगढ़ नाम का एक गाँव है, वहाँ पे रामलाल नाम का एक आदमी रहता है। रामलाल वहाँ पे जो किराना स्टोर है, वहाँ पे काम करता है, उसका ही है वो किराना स्टोर। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि अभी जैसे वॉर वाला टाइम चल रहा है, हम लोग सब लोग देख रहे हैं, तो ऑयल्स को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। तो रामलाल देखता है कि ऑयल्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करता हूँ, ये जो खाने वाला ऑयल है, एडिबल ऑयल है, मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिज़र्व कर लेता हूँ। मेरे पास जितना भी है, मैं इसे अभी बचा के रखता हूँ और बाद में क्या करूँगा, इसको महँगे रेट पे बेचूँगा। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जमाखोरी, प्लस जो इंग्लिश का टर्म है वो है होर्डिंग। तो ये जो रामलाल भाई साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं होर्डिंग। अब ये क्या है, एडिबल ऑयल जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो कमोडिटीज़ एसेंशियल हैं जीवन के लिए, 60 तरीके की ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई कर रखी है, एसेंशियल्स हैं जिनको कि आप जमा नहीं कर सकते हो। उसके अंदर ही एडिबल ऑयल की भी कैटेगरी आती है। तो अब अगर राम रामलाल जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत आने वाली ये जो एडिबल ऑयल है, इसको अगर जमाखोरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर एक ऑफेंस कर रहा है। तो जैसे ही वो किसी एसेंशियल कमोडिटी को स्टोर करेगा, अब जैसे कोई खाने की चीज़ हो गई, कभी-कभी आपने देखा होगा लोगों ने प्याज़ को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लिया, टमाटर स्टोर कर लिया, जिसकी वजह से प्राइस एकदम हाइक हो जाते हैं। तो ये वाली सब समस्याएँ इन्हीं सब चीज़ों से आती हैं। तो पब्लिक को महँगाई से बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने कौन से सेक्शन में, सेक्शन 3 के अंतर्गत नोटिफ़ाइड ऑर्डर निकाला जिससे कि प्राइस कंट्रोल किए जा सकें और इस एडिबल ऑयल को हम लोग इस कैटेगरी में, मतलब इसको कोई भी जमा ना कर पाए। तो ये सिस्टम पूरा हुआ, लेकिन रामलाल ने क्या किया, ये जो सेक्शन 3 के अंदर नोटिफ़ाइड ऑर्डर था इसको पालन किया नहीं और वो अपना गोडाउन तेल बढ़ता चला गया। अब जैसे ही वहाँ का जो लोकल कलेक्टर था, उसको जैसे ही ये खबर मिली, अब वहाँ कलेक्टर जो भी होगा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर देखा जाएगा, वो एसडीओ की रैंक से नीचे नहीं होगा। मतलब कि कलेक्टर जो होगा वो एटलीस्ट क्या होगा, एसडीओ होगा। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन, एक सेकंड बता दें, सेक्शन 2I के ए के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई है कि जो कलेक्टर है वो इससे नीचे की रैंक का नहीं हो सकता है। उसे जैसे ही खबर मिली वो गया, तुरंत दौड़ के उसने गोडाउन के ऊपर रेड मारी। रेड मारने के बाद पहले तो ये समझिए उसने तुरंत जाके रेड मारी है, तो इससे हमको ये समझ में आता है जितने भी
हम लोग ये सारे स्पेशल एक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये सब इन सब में जो ऑफेंस ऑफेंस हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो इसके अंदर भी सेक्शन 10 ए के अंतर्गत बताया गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो क्या है? वो भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो रामलाल को बिना किसी वारंट के कलेक्टर ने वहाँ से उठवा लिया। अब रेड के बाद कलेक्टर ने क्या किया? वहाँ जितना भी सामान था उसको ज़ब्त किया। जितना भी एडिबल ऑयल था सेक्शन 8 के अंतर्गत, सेक्शन 6 ए के अंतर्गत, सेक्शन 6 ए के अंतर्गत कलेक्टर ने क्या किया? सब कन्फिस्केट कर दिया, मतलब कि जब्त कर लिया। इसके साथ साथ सेक्शन 6 बी के अंतर्गत, 6 बी में उसको क्या दिया? नोटिस दिया कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि भाई तुम ये जो जमाखोरी कर रहे थे, होल्डिंग कर रहे थे, एक्चुअली में क्यों कर रहे थे। तो यहीं पे आपको एक डॉक्ट्रिन भी याद आनी चाहिए और वो आपको अपने मेंस में लिखनी भी चाहिए। उस डॉक्ट्रिन का नाम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि आप सामने वाली पार्टी को भी सुनने का मौका दे रहे हैं, नेचुरल जस्टिस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आखिरी में क्या हुआ? श्यामलाल के ऊपर वो ये जो हमारा रामलाल था, तो रामलाल को हमने इस एक्ट के अंदर गिल्टी पाया। 6 ए में प्रॉपर्टी कन्फिस्केट तो हुई प्लस सेक्शन 7 के अंतर्गत इसको पनिशमेंट भी दिया गया। किस लिए? क्योंकि इसने सेक्शन 3 में नोटिफाई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया। तो 6 ए में क्या हुआ? 6 ए में कन्फिस्केशन हुआ, सेक्शन 7 में पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट क्यों मिला? क्योंकि उसने सेक्शन 3 के रूल्स को फॉलो नहीं किया था। और ये जितने भी अरेस्ट हुआ, सारे हुआ, ये 10 ए की वजह से हुआ, क्योंकि ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। तो ये इस एक्ट का एक मोटा-मोटा स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग देखें तो ये एक्ट इस हिसाब से चलता है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट में हम लोग अब आज क्या-क्या चीज़ें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया इस एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, डेफिनिशन क्या है, पावर क्या है, पेनल्टीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग हर तरीके से पढ़ते हैं, पूरी तरीके से इस कोड को डिकोड किया जाएगा। इस एक्ट को एक्ट नंबर 10 है 1955 का। कब कमेंस हुआ था? 1 अप्रैल 1955 में। 16 सेक्शन है, एक शेड्यूल है, एक्सटेंड होता है होल ऑफ द इंडिया। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन तो छोटा-छोटा बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में। आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आइए वो देखते हैं। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, तब लोगों ने उस टाइम पे क्या किया? सामान की कमी थी, खाने-पीने की कमी थी। लोगों ने क्या किया? होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी को प्रिज़र्व करने के लिए, ये ना हो, इसी को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। और पहली बार कमोडिटीज़ के अंदर हम लोगों ने उसके लिए कुछ काम करना स्टार्ट इंडिया के अंदर हिस्ट्री में देखा गया, किया गया। फिर क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई तो फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन के लिए हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस लाया, जो कि क्या किया? कॉन्टिन्यूटी, जो डिफेंस के बाद, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जो कानून थे, जो सिनेरियोज़ थे, उनको, ताकि इस टाइम भी, अब वॉर खत्म हुई है, एकदम से फाइनेंशियल कंडीशन सारी चीज़ें ठीक तो हो नहीं जाएँगी। जैसे इसीलिए क्या किया गया? एक ऑर्डिनेंस लाके एसेंशियल सप्लाइज़ की चेन रुके ना, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। फिर आया 1946 का समय, एसेंशियल सप्लाइज़ एक्ट बना दिया गया, ताकि ये अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टैट्यूट है, ये फ्रेमवर्क किया गया एसेंशियल सप्लाइज़ एक्ट बना के। इसके बाद 1954 के अंदर जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसमें एंट्री 33 के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बना और उसके बेसिस पे हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को बनाया। ऑब्वियस सी बात है, कंकरेंट है अगर, तो कंकरेंट मतलब कि दोनों ही सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें काम कर सकते हैं। इस एक्ट के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंश्योर करना अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एट फेयर प्राइस। जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो एक अवेलेबल रहे मार्केट में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका मार्केट में। तो ये इंश्योर करना, प्रिवेंट करना और पनिश करना होल्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटरिंग, मतलब कि ये जमाखोरी हो गई, उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग हो गई। आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा होगा, एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर करके,
वो कितना कितना लाखों लाखों तक में बिका। अभी जैसे ही सिलेंडर की बात हुई तो सिलेंडर के रेट्स ब्लैक मार्केट होने लग गए तुरंत। जिनके पास एक एक दो दो थे वो 10-10 सिलेंडर पूरा घर घर सिलेंडर से भर लिया। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। मेंटेन और इंक्रीज सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स इन द मार्केट। तो जो एसेंशियल्स हैं उनकी सप्लाई मेंटेन रखना और इंक्रीज करना भी इस एक्ट का काम है। रेगुलेट करना प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड ट्रेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। तो जो इनका प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रेड है, वो सबको प्रोटेक्ट करना। असिस्ट करना क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड मिलिट्री ऑपरेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कि डिफेंस का सिनेरियो है, वॉर जोन चल रहा है, तो अब उसमें चीज़ों की कमी पड़ रही है, तो मिलिट्री को आर्म्स, मतलब आर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस फ्यूल भी चाहिए। तो अगर मिलिट्री ऑपरेशंस चाहिए, उनमें अभी ज़रूरत पड़ रही है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, तो उसको रिगार्डिंग भी कानून बनाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू कंट्रोल्ड मार्केट रेगुलेशन, ये इस एक्ट का एक छोटा-सा अगर देखा जाए हिसाब-किताब बन के तैयार होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम लोगों ने देखा ही एंट्री 33 में लिस्ट 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टब्स और फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा पे ये बात करता है। एंट्री 34 लिस्ट 3 के अंदर सपोर्ट करता है प्राइस कंट्रोल कॉम्पिटेंस को, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही इस पे काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19 1G बात करता है ट्रेड के ऊपर कि ट्रेड करने का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ-साथ 19(6) बताता है कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो हम लोग रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो वैलिड हैं, ये हम यहाँ से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है कमोडिटी क्लासिफिकेशन मस्ट बी रैशनल एंड कनेक्टेड विद पब्लिक वेलफेयर। तो कमोडिटीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो रैशनल है और ये पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, इसलिए आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आर्टिकल 21 बताता है एक्सेस टू फूड, मेडिसिन एंड एसेंशियल गुड्स सपोर्ट्स राइट टू लाइफ। तो इन सब चीज़ों का एक्सेस जो है वो सपोर्ट करता है राइट टू लाइफ का। और अगर कोई एक इंसान इन सबको जमा कर लेगा, कोई एक बड़ी बिज़नेस टाइकून इसको सब कैप्चर कर लेंगे, तो फिर कमोडिटीज़ का प्राइस वही कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि आप कोई भी इंडिविजुअल ये प्राइस कंट्रोल कर ना पाए। आर्टिकल 47 और 48 है। डीपीएसपी सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलफेयर ओरिएंटेड रेगुलेशंस को। तो यहाँ से भी ये एक्ट वेलफेयर के लिए है, हम लोग देख सकते हैं। सेलेस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, ये डॉक्ट्रिन अब तक आप लोगों को रट जानी चाहिए। हर एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आंसर में लिख के नहीं आए तो नंबर कम हो जाएँगे, इसलिए लिख के आना, ठीक? पब्लिक वेलफेयर इज़ सुप्रीम, फूड एंड मेडिसिन कंट्रोल इज़ जस्टिफाइड। तो पब्लिक वेलफेयर जो है वो सुप्रीम है, इसीलिए फूड और मेडिसिन्स का, एडिबल ऑयल का, फर्टिलाइज़र, इन सब पे कंट्रोल लगाना क्या है, जस्टिफाइड है। रेस स्पा लोक्यूटर सेक्शन 10C में जो प्रिजम्पशन है, एन एक्ट ऑफ कंट्रावेंशन स्पीक्स अगेंस्ट द एक्यूज। तो ये डॉक्ट्रिन भी यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाती है। रेस स्पा लोक्यूटर का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, सिंपल सा ही मीनिंग है, जैसे कि 10C में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे बाकी के एक्ट्स में भी हम लोगों ने देखा है। तो प्रिजम्पशन किसके कोर्ट मान के चलता है कि जो आदमी है उसने ऑफेंस किया है। ऐसे ही हमारे इस वाले केस में जो रामलाल वाला केस था, उसके अंदर सामान छुपा के कौन बैठा था? रामलाल बैठा हुआ था। जो डीएम गया, कलेक्टर गया, उसने रेड मारी तो देखा कि हाँ, उसने भाई सही में एडिबल ऑयल को एकदम गोडाउन में भरे रखा हुआ है, एकदम नदियाँ बहा दी हैं तेल की वहाँ पे। तो कोर्ट तो प्रिज़्यूम करके चलेगा ना कि आपकी गलती है, आप ही इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे थे। तो रेस एस्पा लोकेटर का मतलब होता है कि थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो ये डॉक्ट्रिन जहाँ पे है वो है सेक्शन 10C, यहाँ पे अप्लाई होती है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, ट्रेडर्स कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ नोटिफाइड कंट्रोल ऑर्डर्स। सेक्शन 3 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिस दिया था, जिसको कि हमारे रामलाल भाई साहब ने इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से ये ऑफेंस हो गया पनिशेबल। ये जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। ज़रा बताइए बीएनएस के अंतर्गत कौन से सेक्शन में, जनरल एक्सेप्शन में ये डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ते हैं? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग सेक्शन 5 डेलीगेशन एंड सब डेलीगेशन। अब डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर का मतलब ये होता है, सपोज किसी को पावर डेलीगेट करी गई, तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर
मतलब कि डेलीकेट करी हुई पावर। अगर आपने किसी को कोई पावर डेलीकेट करी है, आपने उसको दिया है अपनी तरफ से, तो आप अब उसको फर्दर और नहीं दे सकते। मतलब अगर ए ने अपनी पावर बी को दी, तो बी सी को ये पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर का मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन 5 पढ़ने जाते हैं, तो इस मैक्सिम का हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये फर्दर पावर जो है, वो अदर ऑफिसर्स को और भी लोगों को डेलीगेट कर सकती है। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर का एक्सेप्शन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। की डेफिनिशंस क्या-क्या हैं? सेक्शन 2 है हमारा, डेफिनिशन से डील करता है। टोटल सेक्शंस कितने थे? हम लोगों ने देखे थे 16। 16 क्या है? रिपील एंड सेविंग। एसेंशियल कमोडिटी ये आता है हमारा सेक्शन 2 ए के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कमोडिटीज़ जो भी स्पेसिफाइड हैं कहाँ शेड्यूल 1 में। लिस्ट जो है वो डायनामिक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और समय के साथ इसमें चीज़ें आती और जाती रहती है। तो एसेंशियल कमोडिटी वही है जो कि सेक्शन 2A के अंतर्गत बताई गई है। 2 कैपिटल ए है, याद रखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी वाली कहानियों पे देखा था क्या होगा, कलेक्टर की डेफिनेशन क्या दी गई है, इंक्लूड्स एडिशनल कलेक्टर एम्पावर्ड, जो कि एसडीओ से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम ये समझिए, ईसीए के अकॉर्डिंग, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग कलेक्टर पद डिफाइन कहाँ है, 2 में, 2 के ए में डिफाइन है। उसका मतलब ये है कि कलेक्टर का मतलब सिर्फ डीएम नहीं है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एडिशनल कलेक्टर है तो वो भी इसमें आएगा। कोई भी दूसरा ऑफिसर जिसे कलेक्टर अपने फंक्शंस दूसरे ऑफिसर को परफॉर्म करने के लिए कर देता है, तो वो भी आएगा, उसे भी कलेक्टर माना जाएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि जिसको आपने वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए हैं, वो एटलीस्ट एसडीओ की रैंक का होना चाहिए। फर्दर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स, तो फूड क्रॉप्स कहाँ दिया हुआ है? फूड क्रॉप्स दिया हुआ है 2 के बी में। इसका मतलब है इंक्लूड्स क्रॉप ऑफ शुगर केन। मतलब से इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि शुगर केन की भी जो क्रॉप्स हैं वो भी किस में आती हैं? फूड क्रॉप्स में आती हैं। बहुत स्पेसिफिकली इसमें ये नहीं मेंशन है क्या क्या आता है, इसमें ये मेंशन है कि जो शुगर केन की क्रॉप है वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। नोटिफाइड ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है? 2 सी में। और ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है? 2CC में दिया हुआ है। तो ऑर्डर पब्लिश जो होते हैं ऑफिशियल गजेट में, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिफाइड ऑर्डर्स। इसके अलावा ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर्स वो होते हैं जो कि इस ऑर्डर के अंदर वो सारे ऑर्डर्स आते हैं जो इशू किए गए, मतलब कि डायरेक्शंस जितने भी दिए गए हैं, ये ऑफिशियल गजेट में आ रहा है नोटिफाइड ऑर्डर्स। और ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है? जो कि नॉर्मली कहाँ दिए हुए हैं, जो आदेश दिए जाते हैं वो होते हैं ऑर्डर। कहाँ डिफाइन है? 2CC में। स्टेट गवर्नमेंट कौन है? यूटी के लिए एडमिनिस्टर जो होगा वहाँ का, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम करेगा, ये बताया गया है। और ये कहाँ डिफाइन है? ये डिफाइन है 2D के अंतर्गत। इसके अलावा शुगर, शुगर बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है शुगर क्या है। और ये ऑब्वियस सी बात है 2E में। तो इंक्लूड्स फॉर्म्स विद जिसमें 90% सुक्रोज हो, और उसको क्या हम लोग बोलेंगे? बहुत ही वाइड डेफिनेशन एक्ट ने हमारे यहाँ शुगर की दी है। वैसे भी हम लोग शुगर के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं हमेशा। तो शुगर एक्ट ने शुगर की बहुत ही वाइड और टेक्निकल डेफिनेशन दे दी है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी फॉर्म की शुगर हो जिसमें क्या हमने देखा, 90 90% 90% क्या हो, 90% से ज़्यादा सुक्रोज हो। मतलब कि जो शुगर कैंडी होती है, मिश्री होती है, ये सब शुगर के अंदर आती है। उसके अलावा खानसारी शुगर जो हो गई, बूरा वाली शुगर जो होती है, क्रश्ड शुगर आप ले आइए, किसी भी तरीके का क्रिस्टलाइन ले आइए, दानेदार ले आइए, या पाउडर्ड वाली शुगर ले आइए। तो ये सब सारी चीज़ें, मतलब कि खानसारी शुगर, बूरा शुगर, क्रश शुगर, किसी भी तरीके की क्रिस्टलाइन्ड या फिर पावर्ड शुगर है, वो सब क्या है? इवन जो वैक्यूम पैन जो होता है शुगर फैक्ट्री में, प्रोसेस जिसमें हो रही होती है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर या रॉ शुगर कहा जाता है। मतलब कच्ची चीनी जो होती है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब बहुत ही ज़्यादा वाइड डेफ़िनेशन है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, क्या जो हमारी चाय पत्ती होती है,
टी होती है, वो क्या होती है? क्या वो आती है एसेंशियल कमोडिटीज़ में, फूड में? तो बोला गया नहीं। सैमुअल एमडी हैरिसन के केस में बोला गया चाय जो है वो फूड स्टफ नहीं है, इट इज़ अ बेवरेज। हम चाय पीते हैं, हम चाय खाते नहीं हैं। इसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है, नॉट न्यूट्रिशन ओरिएंटेड फूड। कुछ लोगों को एकदम से सदमा लग सकता है, अरे! चाय पे तो मैं ज़िंदा था और ये न्यूट्रिशन ओरिएंटेड फूड नहीं है, ये कैसे हो गया? तो चिंता मत करिए, जब ये एसेंशियल्स में आ ही नहीं रहा है तो मतलब सरकार अगर चाहे तो फर्दर ला सकती है, लेकिन अभी है नहीं, तो आपकी चाय पे भी कोई दिक्कत नहीं है, एसेंशियल में नहीं आ रहा, बढ़िया ही है, सुबह-शाम पिए, बढ़िया एकदम। कोविड का टाइम जब आया था, तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र्स जो थे, उनको हम लोगों ने इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड किया था। अ, अभी करंटली 7 हैं लिस्ट, लेकिन उस टाइम पे कितनी कर दी गई थी? 8 एंट्रीज़ बना दी गई थी। तो जो 8 एंट्रीज़ बना दी गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो आप लोगों ने देखा हो ना, कोविड के टाइम पे लोग मास्क एकदम अपने पास सिक्योर करने लग गए थे, हैंड सैनिटाइज़र सब अपने पास स्टोर करने लग गए थे, जमाखोरी वाला सीन हो गया था। तो उसी को ही रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको जो है हमारे यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल के 8वें नंबर बना दिया, और ये सिर्फ़ कितने दिन के लिए था? 3 महीने के लिए था, मतलब 1 जुलाई को हट भी गया था। 1 जुलाई 2020 को एसेंशियल कमोडिटीज़ से इसको हटा भी दिया गया था। अब अगर एक बार हम लोग 2A में एसेंशियल कमोडिटीज़ की डेफ़िनिशन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, तो ये समझिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफ़िनिशन है। एक्ट कहता है एसेंशियल कमोडिटीज़ वही होंगी जो कि शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड हैं। अब गवर्नमेंट की पावर्स क्या-क्या हैं शेड्यूल के साथ अगर देखें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में गैजेट नोटिफ़िकेशन के ज़रिए शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। इसमें आइटम्स ऐड भी कर सकती है या रिमूव भी कर सकती है। टाइम लिमिट क्या होती है? टाइम लिमिट इसकी ये होती है कि अगर गवर्नमेंट शेड्यूल में कोई नया कमोडिटी ऐड करती है, तो मतलब ये समझिए 6 मंथ 6 मंथ तक के लिए उसको ऐड कर दिया गया। अब अगर उसको दोबारा से इसको ऐड करना है, तो फिर उसको दोबारा से नोटिफ़िकेशन निकालना पड़ेगा। तो 6 महीने की टाइम लिमिट होती है, 6 महीने से ज़्यादा आपको अगर करना है, तो फिर आपको फिर से नोटिफ़िकेशन निकालना होगा ऑफ़िशियल गैजेट में, उसके बाद आप फिर उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें शेड्यूल जो फर्स्ट है हमारा, तो उसके एक ही शेड्यूल है हमारा, उसमें 7 चीज़ें दी हुई हैं। क्या-क्या हैं वो 7 चीज़ें? जैसे कोई भी ड्रग्स है, ड्रग्स इज़ लाइक वो वाली नहीं जो आप लोग लेना पसंद करते हैं, वो वाला जिसका मतलब कि ड्रग्स एंड कमोडिटीज़ एक्ट 1940 के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत दिया हुआ है। वो सारी दवाएँ जैसे आपके पैरासिटामॉल हो गया, आपकी जितनी भी ये ड्रग्स हो गई, जो दवाएँ आप लोग लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको कौन रेगुलेट करेगा? ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आएँगी। आप इनको जमाखोरी नहीं कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग इनकी नहीं कर सकते। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे मिक्स्ड हो, आप किसी भी फर्टिलाइज़र को स्टोर नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? फूड स्टफ्स जो भी हो गई, इसमें खाने-पीने की चीज़ें आती हैं, जैसे कोई ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल सीड्स है, जो हम लोगों ने अभी अपने रामलाल वाली कहानी में भी देखा कि कोई जो ऑयल सीड्स थी, उसमें जो एडिबल ऑयल था, उसको प्रिज़र्व कर रहा था, तो वो सब नहीं कर सकते। तो खाने वाली जितनी भी चीज़ें आ गई, खाने वाला तेल हो गया, बीजे हो गए, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। आप प्याज़ स्टोर नहीं कर सकते, खाने वाली चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली जो आप अक्सर लोग कर देते हैं। इसके अलावा हैंक यार्न नाम का एक कॉटन होता है, जो कि पूरा किससे बना होता है? होली मेड फ्रॉम कॉटन। आप उसका भी ध्यान रखें, सिर्फ़ कॉटन यार्न जो है, वो यहाँ पे मेन है, मतलब कि क्या टर्म है? हैंक यार्न, YARN। तो ये जो हैंक यार्न है, इसको भी हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला हुआ है। उसके अलावा पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक? इसके अलावा रॉ जूट एंड टेक्सटाइल, जूट जो हो गया, रॉ जूट एंड टेक्सटाइल, वो भी यहाँ पे आते हैं। इसके टेक्सटाइल मतलब क्लोथिंग जो हो गई आपकी, टेक्सटाइल से ही कपड़े बनते हैं। इसके अलावा जो सीड्स होती हैं, कौन-कौन सी फूड क्रॉप सीड्स होती हैं, फूड्स की सीड्स होती हैं,
वेजिटेबल की सीड्स होती हैं, और उसके अलावा कैटल्स के लिए जानवरों का जो चारा डाला जाता है उसके लिए सीड्स होती हैं, और जो जूट की सीड्स होती हैं वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की इस लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज़ देख लिया, इस एक्ट का एक इतना मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है जिससे आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। अब इसका जो एक्ट का स्कीम है वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सेक्शन 122A कहाँ है, इसका फाउंडेशन है। इसके अलावा ये चीज़ें आप पढ़ ही लीजिए कहाँ तक गया है, 16 तक जाता है। पेनल्टीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। उसके अलावा कंपनीज़ के लिए ये हो गया। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हम लोग देख ही रहे हैं कि डीएम के पास पावर जाती है, फिर वो कन्फिस्केट भी करता है पावर, ऑर्डर ऑर्डर सारी चीज़ें। तो ये वो 7 चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ी शेड्यूल 1 के अंदर। एसेंशियल कमोडिटीज़, ड्रग्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, फूड स्टफ्स हो गए, हैंक यार्न हो गया, मेड होली फ्रॉम कॉटन, पेट्रोलियम हो गया, और रॉ जूट हो गया, सीड्स हो गए। तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लीजिए। अमेंडमेंट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ऐड या रिमूव कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। न्यू एडिशंस जो हैं वो 6 महीने तक होंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम लोग ने देख लिया था। मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर जो कोविड एरा के अंदर थे, शेड्यूल में डाले गए थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया था। टी जो है वो फूड स्टफ नहीं है, तो इतना हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं। सेक्शन 3 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी की सारी पावर दी गई हैं। मेंटेन करना या फिर इंक्रीज करना सप्लाई 3(1) के अंतर्गत दिया हुआ है। सिक्योर करना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन 3(1) के अंदर है। असेट डिफेंस ऑफ इंडिया मिलिट्री ऑपरेशंस, असिस्ट असिस्ट करना क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया को, मतलब कि ऐसी चीज़ें, एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो उन तक प्रोवाइड करना, ऐसा ना हो कि देश में कुछ इस पे रोक लग जाए और लोग इसकी जमाखोरी करने लगें, इंडियन मिलिट्री तक नॉर्मल चीज़ें पहुंच ही ना पाएँ। जनरल पावर क्या है, बाय ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट और प्रोहिबिट प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एनी एसेंशियल कमोडिटी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या कर सकती है, वो रेगुलेट कर सकती है और प्रोहिबिट कर सकती है। किस चीज़ को, किसी चीज़ का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन 4 चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सेक्शन 3 का 2 ये क्या क्या बताता है, क्या क्या कंट्रोल करना है। क्लॉज ए में बताया गया है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, इसको मार्कर ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मार्कर कहाँ गया, ये रहा। प्रोडक्शन हो गया किसी भी चीज़ का, मैन्युफैक्चर बाय लाइसेंस गवर्नमेंट और अदरवाइज। उसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ वेस्ट और अरेबल बैरन लैंड्स जो होती हैं फूड क्रॉप्स के लिए, उसकी बात हुई है यहाँ पे। प्राइस एट विच कमोडिटी में बी ब्रॉट और सोल्ड, किस प्राइस पे कोई एक्स कमोडिटी है उसे खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पोजल है, एक्विजिशन, यूज़ है, या फिर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। सपोज आप, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है ना सिलेंडर वाला, तो स्टोरेज के ऊपर सवाल उठा था, इसकी वजह से कई लोगों के यहाँ छापे पड़े थे, तो वो स्टोरेज था। वो स्टोरेज कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिट विद होल्डिंग फ्रॉम सेल, एंटी होल्डिंग, मतलब कि आप कोई भी चीज़ है उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, जमाखोरी करते जा रहे हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। कंपलसरी सेल टू द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज, तो कंपलसरी सेल जो होगी वो गवर्नमेंट को होगी या फिर ऑथराइज्ड एजेंसीज के द्वारा ही रेगुलेट होगा। कॉमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हार्मफुल जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उसको भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी और उसको तो प्रोहिबिट कर देगी। इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स लेटर पनिशमेंट, अगर ये काम आपने किया और ये काम आपने किया, मतलब कि बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, इनमें अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी करी है तो फिर आपका जो पनिशमेंट होगा वो 1 साल तक का, 1 ईयर तक का पनिशमेंट होता है। बाकी सब में अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो मिनिमम 3 मंथ से लेके आपको पनिशमेंट दिया जाता है, कब तक का, 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट बाकी के सिनेरियोज में आपको देखने को मिलेगा।
एच और आई के अंतर्गत पनिशमेंट कम है, 1 साल तक का ही पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। डेलीगेशन एंड ओवरराइडिंग पावर, तो सेक्शन 5 हम लोगों ने देखा था अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर सेक्शन 3 वाली स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को थ्रू अ नोटिफाइड ऑफ ऑर्डर। सब डेलीगेशन हो सकता है। स्टेट मशीनरी गिव्स प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट रीच, सेंट्रल रिटेन्स कंकरेंट पावर। हाँ, तो स्टेट जो है वो अपनी पावर को फर्दर डेलीगेट कर सकता है प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट के लिए, लेकिन सेंटर के पास उसकी अपनी पावर रहेगी। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाएगा। डेलीगेशन मस्ट बी बाय नोटिफाइड ऑर्डर, गजट पब्लिकेशन इज अ वाइटल। हाउ डेलीगेशन वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, सेक्शन 3 में पावर नोटिफाई किया किसके अंतर्गत, सेक्शन 5 के अंतर्गत। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी कंट्रोल उनको मिल गया, डीलर और मार्केट के पास जाके उन लोगों ने कंप्लायंस कर दिया। सेक्शन 6 क्या बात करता है, नॉन एब्सटेंटे क्लॉज है, मतलब कि नॉन एब्सटेंटिव क्लॉज आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई सेक्शन जैसे स्टार्ट होते हैं नॉट विद स्टैंडिंग विद करके, तो इसका मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, मतलब कि सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी नियम कानून हमारे दिए जा रहे हैं, ये अगर इनका टकराव होता है किसी और एक्ट से, किसी और चीज से, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन जीतेगा, हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विल विन। क्यों पड़े हो टक्कर में, यहाँ कोई नहीं है चक्कर में, तो ईसीए विल ऑलवेज विंस। तो कन्फिस्केशन सेक्शन 6A टू 6E, तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सीजर। कोई भी कमोडिटी है, पैकेज है, व्हीकल है, वेसल है, एनिमल है, या फिर किसी भी कन्वेंस के थ्रू जिससे भी आप ये चीज़ें वो कर रहे थे, चीज़ें जमाखोरी कर रहे थे, उसको सीज कर दिया जाएगा। कलेक्टर जो है वो रिसीव करेगा सीज गुड्स को, इनिशिएट करेगा 6A की प्रोसीडिंग्स, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, मतलब कि 6B की प्रोसीडिंग्स, हियरिंग सुना जाएगा उसको, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑर्डर होगा कन्फिकेशन, और या तो ऑर्डर में उसकी जो प्रॉपर्टी जब्त करी गई है वो कन्फिस्केट हो जाएगी, या वो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। रेमेडी यहाँ पे जो है वो कौन से नेचर की है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है, याद रखिएगा। अपील जो है वो सेक्शन 6C अपील क्या कहता है, 1 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए। 6E क्या करता है, बार्स रिलीज ऑर्डर बाय कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, तो जो रिलीज ऑर्डर है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पे उसको बार करता है क्या, सेक्शन 6E। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूरा ऑफेंस वाला चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 टू H और I के जो ऑर्डर से हमने बात कर रहा था, मैक्सिमम कितना, 1 साल तक का पनिशमेंट होगा यहाँ पे, मैंडेटरी पनिशमेंट है। बाकी के ऑर्डर्स में हम लोगों ने देखा था 3 मंथ से लेकर 7 ईयर तक का पनिशमेंट होगा। अटेम्प्ट और अबेटमेंट के लिए पूरा पनिशमेंट दिया जाता है जैसे प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलता है, ठीक है। सेक्शन 8 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो फिर 5 साल तक का पनिशमेंट होता है, मिनिमम नहीं दिया हुआ है, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत बताया गया है। इसका जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा, समरी ट्रायल की तरह चलेगा, और 1 साल के अंतर्गत निपटारा करना होगा, सेक्शन 12A के अंदर बताया गया है। डिफॉल्ट इनवैलिड गवर्नमेंट क्लेम्स हैं अगर, तो 15% सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपसे पैसा लिया जाएगा, सेक्शन 7A में बताया गया है। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो फिर बिजनेस बैन कर दिया जाएगा उसका मिनिमम 6 महीने के लिए, 7.3 के अंदर बताया गया है। रटने वाली चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आपको नहीं समझ में कोई चीज़ आ रही होगी तो एक बार वीडियो पीछे कीजिएगा, फिर से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे एक्ट हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं, तो फिर चीज़ें होती हैं कि एक बार में समझ में नहीं आती हैं। लेकिन ऑनलाइन का फ़ायदा ही ये है कि हम चीज़ें पीछे ले जा सकते हैं और फिर से सुन सकते हैं। तो अटेम्प्ट, फॉल्स स्टेटमेंट और कंपनी की लायबिलिटी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट का हम लोगों ने देखा ही, सेम जैसे पनिशमेंट होगा वैसे ही होगा। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, अगर आपने जानते हुए भी कि जमाखोरी हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, फिर भी आपने वो गलत जानकारी दी है, तो फिर आपको फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर लायबल किया जाएगा। पनिशमेंट अभी हम लोगों ने पीछे देख ही लिया। सेक्शन 10 में कंपनीज की भी लायबिलिटी दी गई है, कंपनी प्लस पर्सन इंचार्ज जो होंगे वो लायबल होंगे, कोई भी डिफेंस नहीं है अगर उनको नॉलेज था और ड्यू डिलिजेंस था। लेकिन कंपनी को तब छोड़ दिया जाएगा जब वो ये साबित कर दें कि उनकी गलती नहीं थी, मतलब उन्होंने ड्यू डिलिजेंस दिया था,
उनमें पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ की लायबिलिटी वो पता नहीं चल पाया था। कंपनी इटसेल्फ बी प्रोसिक्यूटेड और फाइंड पर्सन इन चार्ज डीम्ड गिल्टी अनलेस स्टैट्यूटरी डिफेंस इज प्रूव्ड, पार्टनर लायबल होगा, डिफेंस नो नॉलेज और ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट ऑफेंस। सेक्शन मेंसरिया का प्रिजम्पशन और समरी टेबल। मेंसरिया हम लोगों ने अभी अभी देखा था कहाँ, 10C के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेस एस्पा लोक्यूटर। कोर्ट क्या करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी मेंसरिया अगेंस्ट द एक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन मेनली प्रूव्स एक्ट एंड कॉन्ट्रावेंशन। प्रोसिक्यूशन को मेनली क्या प्रूफ करना होगा, उसका एक्ट जो है वो साबित करना होगा, और उसने क्या किया है, सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब उसको फॉलो नहीं किया, बस प्रोसिक्यूशन को इतना करना है। एक्यूज्ड मस्ट रिबेट अब्सेंस ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ में, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। किसको प्रूफ करना होता है, प्रोसिक्यूशन को, लेकिन यहाँ पे एक्यूज को प्रूफ करना होगा कि उसने कोई भी कांड नहीं किया है। कंपेरेबल विद एनडीपीएस एंड स्पेशल स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस। यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है, इस पे ध्यान दीजिए, इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन डायरेक्ट करेगा, 12A के अंतर्गत समरी ट्रायल चलेगा। हु डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रिटन ऑर्डर। कोर्ट क्या करेगी, स्पेशली एम्पावर्ड जो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहाँ देखिए स्पेशली एम्पावर्ड कोर्ट है, लेकिन कौन सा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड फर्स्ट क्लास है। सेशन की बात यहाँ पे नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पाए नहीं जाते हैं। बहुत दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये इनका अस्तित्व अब न्यू क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत खत्म हो चुका है। तो एक्ट खत्म करने के बाद 2 मिनट का मौन व्रत इन लोगों के लिए भी रख लीजिएगा। प्रोसीजर, जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे अब वो नॉर्मल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए हैं, स्पेसिफिकली टर्म हटा दिया गया है। प्रोसीजर क्या है, वही CRPC BNS के अंदर जो समरी ट्रायल का प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। सेंटेंस कैप क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगा यहाँ पे। नो अपील, ओनली इफ इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने से ज़्यादा, और या फिर फाइन जो है वो 2,000 रुपये के बराबर। या फिर अब एक डाउट है जो थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, और आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर बहुत गलत बात है, गलत दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ लिए पूरा 12 समरी ये ट्रायल हो गया, कम्प्लीटली सबको समझ में आ गया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो अगर कोई सजा केस है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सेक्शन 7 में देखा था 7 साल तक की भी सज़ा है, तो डाउट में आना चाहिए ना, सिर्फ 7 साल तक की सज़ा है तो फिर ये क्या चीज़ है यहाँ पे। तो भाई वो ये चीज़ है कि दोनों सिचुएशंस अलग हैं। किसी किसी केस में अगर लगता है कोर्ट को कि समरी ट्रायल किया जा सकता है और इतना सीरियस नहीं है, जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो फिर उसको एज अ समरी ट्रायल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल चलते चलते कोर्ट को लग गया कि ये समरी ट्रायल वाला सिस्टम जो है वो रन नहीं करेगा, और यहाँ पे सीरियस ऑफेंस है, मतलब कि सज़ा जो है वो 1 साल से ज़्यादा की है, तो फिर कोर्ट जो है वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा। रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद उसको एज अ नॉर्मल ट्रायल ही सुना जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया है, 12A के 2 के अंतर्गत ये चीज़ मेंशन है कि हम चाहें तो एज अ नॉर्मल ट्रायल भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्ट भी खत्म होने वाला है, कॉग्निजेबल है, ऑल ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, अंडर सेक्शन 10 है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। बेल जो है डिटरमाइंड वही CRPC BNS के अकॉर्डिंग, BNSS के अकॉर्डिंग सीरियस है सेक्शन 7 के ऑफेंस में तो नॉन अवेलेबल है। बेल इज नॉट अ राइट इन सीरियस होल्डिंग केसेस, मतलब कि बेल जो है आपको बेल मिल जाएगा, नॉर्मली जो BNSS का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा, जो वहाँ पे हम लोग बेलेबल नॉन बेलेबल किस हिसाब से कब बेल मिलनी है नहीं मिलनी है, बेल इज़ अ रूल जेल इज़ अ एक्सेप्शन, मोतीराम का केस है, तो वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कुछ अलग से अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 11 के अंतर्गत रिटर्न रिपोर्ट जो होगी वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा डाली जाएगी एग्रीव्ड पर्सन और कंज्यूमर एसोसिएशन को। इम्प्लीकेशन मतलब पुलिस एक्शन एंड कोर्ट कॉग्निजेंस आर सेपरेट स्टेजेस, मतलब कि पुलिस का कॉग्निजेंस और जो पुलिस का एक्शन, पुलिस का कॉग्निजेंस तो होता ही नहीं है। आइए यहाँ तक पहुँच गए तो जरा सेक्शन 11 को डिटेल में एक बार समझ भी लेते हैं, ताकि एक आध जो सेक्शन ऊपर नीचे बच रहा है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये बताता है सेक्शन 11 क्या बताता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करता है। तो कॉग्निजेंस हम लोग वैसे भी जानते हैं, हम लोग CRPC वो BNSS में पढ़ा ही है, सेक्शन 210।
तो वहाँ पे कॉग्निजेंस लेने के लिए कौन-कौन 3 कंडीशंस होती हैं, हम लोग को पता है, पुलिस रिपोर्ट होगी, कंप्लेंट होगी, सो मोटो होगा या फिर किसी अदर सोर्सेस से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है। तो सेक्शन 11 के अंतर्गत कोर्ट की इस पावर को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है? इसके अनुसार अगर कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना चाह रही है, तो फिर क्या करना होगा, तब तक जब तक उसको वो रिपोर्ट जो है वो लिखित रूप में ना मिले, मतलब कि लिखित इन रिटन ना मिले, कंप्लेंट उस तक ना दी गई हो, तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगी। और ये रिटन रिपोर्ट भी एक खास बात है कि स्पेसिफिकली 3 लोगों ने ही दी हो, और वो 3 लोग कौन है? या तो होगा वो पब्लिक सर्वेंट, पहला। दूसरा कौन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट अगर नहीं है तो? वो होगा एग्रीव्ड पर्सन, जो झेल गया, ठीक है, पीड़ित इंसान। और तीसरा रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो है, वो ये एक क्या होती है, ये एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत या फिर किसी और कानून के अंडर रजिस्टर्ड हो। वो जो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, ये 3 लोग जब होंगे, मतलब कि कहाँ गया पॉइंट पेन, पब्लिक सर्वेंट या फिर हमारा एग्रीड पर्सन या फिर आरसीए, तो जब ये लोग मिलके बैठेंगे, इनमें से किसी के द्वारा दी गई होगा, तभी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब ऑफेंस कॉग्निजेबल है 10 ए के अंतर्गत, कॉग्निजेंस कोर्ट कब ले सकता है? 11 के अंतर्गत, जब इन 3 लोगों ने किया हो। वहां पे पुलिस का काम अलग है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, पुलिस का जो एक्शन है और कोर्ट का जो कॉग्निजेंस है वो अलग अलग स्टेज है, अलग अलग तरीके से काम होता है। पुलिस किसी भी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज करके एक्यूज को अरेस्ट तो कर सकती है, क्योंकि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, लेकिन कोर्ट ट्रायल शुरू जब करेगी, कब करेगी? जब अ, चार्जशीट या कंप्लेंट इन तीनों पब्लिक सर्वेंट या फिर एग्रीड पार्टी या फिर का आरसीए के द्वारा किसी इन्हीं तीनों में से किसी ने मिलके करी हो। अगर कोई और इंसान आके करके किया है तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। फाइन पावर क्या है? सेक्शन 12 के अंतर्गत है। स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट में एक्सीड ऑर्डिनरी फाइन लिमिट। तो जो जेएमएफसी है, वो जो स्पेशली एम्पावर्ड है, तो उसके फाइन लेने की लिमिट कितनी है? उससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है वो, ये बताया गया है सेक्शन 12 के अंतर्गत। 50,000 फाइन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने पावर से बाहर निकल के 1 लाख का भी फाइन ले सकता है। गुड फेथ और सैंक्शन, सेक्शन 15 बताता है कि गुड फेथ में अगर कोई काम किया है तो फिर उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 15 ए में बताया गया है सैंक्शन फॉर पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए सैंक्शन है कहाँ पे? 15 ए के अंतर्गत। कुल मिला के जो ऑनेस्ट एनफोर्समेंट है, सही तरीके से काम करने की पावर है, मतलब आपको सोचना ना पड़े, आप एक्ट कर लो, ये वाली जो चीज़ें हैं, वो गुड फेथ का वो सेक्शन 15 और 15 ए कवर करता है। तो पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो अपना काम भी कर सकते हैं और गुड फेथ में सारी चीज़ें हैं, उनको डिफेंस मिल जाएगा। सिविल इंजेक्शन 12 बी, नो इंजेक्शन विदाउट प्रायर नोटिस, बताता है कि सिविल इंजेक्शंस जो होते हैं वो जब तक प्रायर नोटिस नहीं आएगा तब तक सिविल इंजेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। मतलब अब जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, ये रामलाल वाली कहानी है, ये पहुंचे भैया दौड़ते हुए डीएम साहब, और इन्होंने जाके वहाँ पे कन्फिस्केट करना स्टार्ट कर दिया, जांच करना स्टार्ट कर दिया, रामलाल को उठा के लेके आने लगे। तब तक क्या था, रामलाल ने अपने वकील को फ़ोन कर दिया, इन्होंने कोर्ट से स्टे करा लिया। तो कोर्ट यही सेक्शन कह रहा है 12 बी कि नहीं, आप सिविल इंजेक्शन स्टे आप नहीं ले सकते जब तक कि आप उस पब्लिक सर्वेंट को, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर नोटिस नहीं भेज देते हैं। इससे ये किया गया है, हम लोगों ने ये करने की कोशिश करी है कि जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, टाइम सेव करना, वैल्यू सेव करना, कि डायरेक्ट पता चले कोई पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा हो फिर एकदम से स्टे आ जाए तो सारी चीज़ें रुकावट आ जाती है। तो इन सबको बचाने के लिए बोला गया है कि कोई भी जो कोर्ट है वो एकदम से स्टे नहीं लाएगी, तो इनका काम इंटरप्ट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स क्या है? 1906 हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, बात कर लिया। ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रॉफिट और 10 सी इज जस्टिफाइड ड्यू टू डिफिकल्टी इन प्रूविंग द इनर नॉलेज ऑफ होल्डर्स। एंट्री 33 लिस्ट 3 गिव्स अ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। हरिशंकर बागला सपोर्ट सेक्शन 3, ये भी हम लोग देखेंगे केस लॉ। फिर ये चैलेंजेस हैं
जो कि प्राइस एंड स्टॉक कंट्रोल्स में बिकम अनरीजनेबल इफ दे डिस्ट्रॉयड बिजनेस वायबिलिटी। तो ये सारे मेंस्ट्रिया प्रिजम्पशन जो है प्लेसेस अ हैवी बर्डन ऑन द एक्यूज। मेंस्ट्रिया पे भी उसको ही अपना बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करना होता है। सेक्शन 3 में भी क्रिटिसाइज्ड एज ओवरली ब्रॉड और पॉलिटिकली मिसयूज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं केसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1994 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस है। डेलीगेटेड पावर जो है वो जो प्रोसेस है वो अपहेल्ड किया गया, बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एडिक्वेट गाइडलाइंस फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर प्राइजेस, और जो गाइडलाइंस है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और फेयर प्राइसेस के बारे में होना चाहिए। तो डेलीगेशन ऑफ पावर के ऊपर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ पे हो रहा है वो फेयर है, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सैमुअल एमडी हैरिसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चाय के ऊपर केस था, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। प्राइस कंट्रोल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको वैलिड घोषित किया गया। ट्रेड जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रेगुलेट करी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स के केस के अंदर कहा। द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट 1954 का केस है। लाइसेंसिंग कैन नॉट गिव अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण के केस में ये हुआ था। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी कोल कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर पास किया 1953 के अंतर्गत। इसमें क्या बोला गया कि इस ऑर्डर में थोड़ा कंट्रोल लगाएगा। 1953 है तो इसका मतलब समझिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से पहले, ये एक्ट आने से पहले का ये केस है। तो इस ऑर्डर के तहत क्या नियम लाया गया, नियम बनाया गया कि अगर किसी को भी कोल जो है उसका बिजनेस करना है तो उसे किसके पास जाना होगा, यही जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास उसको जाना होगा और उससे क्या करना होगा, बिना कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपना बिजनेस प्लान बताएंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस देगा, मैंडेटरी है। और मैंडेटरी ये नहीं है कि वो लाइसेंस देगा, मैंडेटरी है कि आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, देना ना देना उसका काम होगा, जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि क्लॉज 4(3) के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये एब्सोल्यूट पावर दे दी गई थी कि वो बिना कोई रीज़न बताए, विदाउट मतलब कोई रीज़न नहीं बताया, किसी का भी लाइसेंस एक्सेप्ट कर रही, किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर रही। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। वो एक्सेप्ट भी करना है, मॉडिफाई भी करना है, या कोई नया लाइसेंस किसी भी तरीके से सारी पावर उसके पास हो गई। तो ये पटिशनर जो थे हमारे मिस्टर द्वारका प्रसाद ने क्या किया, लाइसेंस जब इनका सही रीजनिंग के साथ रिफ्यूज़ कैंसिल किया गया तो इन्होंने आर्बिट्रेरी बताया इस पूरे प्रोसेस को और जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इनको कुल मिला के लाइसेंस मिला नहीं। तो सवाल सबसे पहले क्या उठा कि सवाल ये उठा कि क्या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो कि मतलब अनफेटर्ड, अनगाइडेड और आर्बिट्रेरी पावर जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है बिना पावर के, और ट्रेडर्स को आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत पूरा पूरा फंडामेंटल राइट है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस का वायलेशन कर रही है, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी की नहीं थी। ये चीज़ डिसाइड करने के लिए बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा, स्पेसिफिक क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये जो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन है ये इनवैलिड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं बट वो वैलिड होने चाहिए, जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये हम था हमारा क्या, द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। लाइसेंसिंग कैन नॉट गिव अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। बिशंबर दयाल चंद्रा मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 का केस था। इसमें सेक्शन 6A में जो कन्फिकेशन होता है उसको वैलिड बताया गया, और हियरिंग का भी जो प्रोसेस है नेचुरल जस्टिस का वो भी मैंडेटरी है, वो भी बताया गया कि मैंडेटरी है, ये नहीं कि यूज़ करें तो करें, ना करें तो ना करें, मतलब 6B का नोटिस दिया नहीं दिया दोनों आपके विश के ऊपर नहीं है, मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप का केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव वैलिड नोटिफाइड ऑर्डर एंड स्पेसिफाइड कॉन्ट्रावेंशन। तो जो सेक्शन 3 में नोटिफिकेशन आया था, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये आया था और इसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप का ये केस है। हरिशंकर बागला बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, टी से रिलेटेड। प्राग आइस का प्राइस कंट्रोल को हम लोगों ने
रिलेट किया था इससे कि सही है, द्वारका प्रसाद के पूरे फैक्ट्स हम लोगों ने देखे। कोल से रिलेटेड केस था, इनको लाइसेंस नहीं मिला, तो फिर आखिरी में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो ग्राउंड्स उसको हटाया गया और बोला गया कंडीशंस जो हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आपको रीज़न देना चाहिए। विशंबर दयाल का केस में हम लोगों ने देखा जो 6A के अंदर कन्फिगरेशन है वो वैलिड है, कन्फिगरेशन जो है वो किया जा सकता है। हियरिंग और नेचुरल जस्टिस को ऑडी अल्ट्रम पार्टम को फॉलो भी करना मैंडेटरी है सेक्शन 6B के अंतर्गत। ये पूरा इस एक्ट का फ्लो है, देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर है, जो कि शेड्यूल 1 में है। वैलिड विजेट सेक्शन 3 के अंतर्गत भी बढ़ाया जा सकता है। वायलेशन होता है अगर सेक्शन 3 का ऑर्डर कोई ऑर्डर ब्रीच हो रहा है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट दिया, कुछ अटेम्प्ट किया या फिर कोई कंपनी ने ऑफेंस किया। सीजर और कन्फिस्केशन का प्रोसेस है हमारे पास। 6A में सीजर, 6B में हियरिंग, 6C में अपील, 6E में बार। FIR और इन्वेस्टिगेशन ऑल ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं अंडर सेक्शन 10A। नो स्पेशल रैंक नीडेड, कोई भी जाके काम कर सकता है। ट्रायल का ट्रैक समरी ट्रायल अंडर सेक्शन 12A या फिर रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल भी हो सकता है। अगर पता लग रहा है कि 1 ईयर प्लस जा रहा है तो फिर रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 10C प्रिज्यूम्स मेंसरिया। मेंसरिया किसके एक्यूज रिबर्ट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि तुम चोर हो। पनिशमेंट सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में प्लस कन्फिस्केशन प्लस सेक्शन 7A में रिकवरी है। बिजनेस बैन कर दिया जाएगा अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो 6 महीने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो पूछने वाला एरिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेक्शन 2A प्लस शेड्यूल, 6 मंथ का वैलिडिटी रूल। सेक्शन 3 क्या है, कॉन्फिस्केशन। 6A से 6E और 6B। सेक्शन 7 पनिशमेंट के बारे में क्या दिया है, HRI वर्सेस अदर ऑर्डर्स 10C। ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सजेस्टेड मेंस क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन सेक्शन 3 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। डिस्कस कन्फिस्केशन 6A to 6E। एक्सप्लेन penal provisions and section 10C मेंसरिया एंड presumptions। तो ये कुछ सेक्शन क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। आई होप ये एक्ट आपको समझ में आया हो। अगर कोई किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है ही, आप आराम से मैसेज करिए। नोट्स चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी समस्या की बात है अगर, और एक बात बताना चाहूँगा, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं जिसमें कि डेली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, सारी गाइडेंस चल रही है, वो अब क्लोज हो चुकी है। जो कि हम लोगों ने 99 रुपीज़ में, फिर 499 में और सबसे पहले फ्री में दी थी। तो ये सिस्टम अब क्लोज हो चुका है, अब इसके लिए कोई भी मैसेज ना करें, ये सीरीज़ अब बंद हो चुकी है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के केवल टेस्ट चाहिए वो आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिए।